तो टाइम तो 8 बजे तक था। तुमने लेट ज्वाइन किया, तुम्हें तो अलाउड ही नहीं है जाना। मेरी बात करा दो चाहे। आपका फ़ोन कहाँ है? लो मेरे फ़ोन से मिला दो। तैयारी नहीं हो पाएगी कुछ भी। रिदीक्षा अटेंड कर लो क्लास आज मिस करके। चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा मैं सब टाइम इतना नहीं है, मैं सबके पेरेंट्स से बात करूंगा, मुझे पढ़ाना भी है भाई। बैठ जाओ बस फटाफट से। चलो जल्दी बैठो। जल्दी बैठ जाओ भाई फटाफट से सारे बच्चे। तो हम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर सारे बैठ जाओ भाई फटाफट से। चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 कवर करे हैं। तो अब हम लोग एक बारी फटाफट से स्टार्ट करते हैं आगे के चैप्टर्स। तो अब हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 1, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आओ जी शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू, बेटा मैं नहीं बात कर रहा, आपको जाना है तो आप चले जाइए। लो यहां पर देखो भाई, स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अगर हम लोग अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इन दैट केस पॉइंट नंबर 1 पे आ जाइए। सबसे पहला टॉपिक जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रीम टॉपिक है वो आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम लोग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, तो एक बात बताइए अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या क्या है, क्या क्या हमारे डिसएडवांटेजेस हैं अकाउंटिंग की। शॉर्ट में समरी में लिखते हैं। सबसे पहले इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। सेकेंड थिंग, अगर हम सेकेंड चीज की बात करते हैं तो ये इग्नोर करता है हमारा इन्फ्लेशन को। इट इग्नोर्स इन्फ्लेशन ऑल्सो। तीसरा पॉइंट आ जाता है, अगर हम अकाउंटिंग की लिमिटेशंस की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट आ जाता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग होती है मैनिपुलेशंस, मतलब मॉडिफिकेशंस। मैनिपुलेशंस और मॉडिफिकेशन जब अकाउंटिंग में हो जाती है, इट ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अगला आ जाता है पर्सनल बायस्ड। पर्सनल बायसनेस, तो ये भी आपका एक पॉइंट आ जाता है। तो इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, इट इग्नोर्स इन्फ्लेशन। विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेशंस भी अकाउंटिंग में करी जाती है। पर्सनल बायसनेस होती है, पर्सनल इन्फ्लुएंस हो जाता है, उस वजह से अकाउंटिंग में आपका प्रॉब्लम रहता है। और नॉट 100% एक्यूरेट। 100% एक्यूरेट जो है वो नहीं होता है हमारा अकाउंटिंग। उसमें हमेशा जजमेंट्स होते हैं, एस्टिमेट्स होती हैं, प्रेडिक्शंस वगैरह होती हैं। तो इस वजह से हमारे अकाउंटिंग को 100% करेक्ट नहीं बोला गया। अगला टॉपिक आता है इसमें, टॉपिक नंबर 2,
टॉपिक नंबर 2 इस असाइनमेंट का हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आप बताइए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते थे। पहला हो जाता था इसमें रेलिवेंस, दूसरा हो जाता है रिलायबिलिटी, तीसरा हो जाता है अंडरस्टैंडेबिलिटी और चौथा हो जाता है कंपैरेबिलिटी। पहला हो गया रेलिवेंस, दूसरा हो गया रिलायबिलिटी, तीसरा हो गया आपके पास अंडरस्टैंडेबिलिटी और चौथा हो गया कंपैरेबिलिटी। रेलिवेंस क्या होता है? रेलिवेंस का मतलब ये होता है कि जो भी आप अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इट शुड बी रेलिवेंट फॉर द डिसीजन मेकर। तो डिसीजन मेकर के लिए क्या होना चाहिए? रेलिवेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। सेकेंड आ जाता है रिलायबिलिटी। अच्छा, एक चीज को आप रिलायबल कब बोलते हैं? एक चीज को रिलायबल तब बोलते हैं, पहली बात तो उसमें फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस हो, मतलब कोई भी पर्सनल बायसनेस ना हो, इंडिपेंडेंटली वो रिकॉर्ड बनाए गए हो। दूसरा, उसमें कोई भी ऐसी गलतियां ना हो जो मटेरियल हो, ऐसे एरर्स ना हो, ऐसी मिस स्टेटमेंट्स ना हो जो आपकी मटेरियल हो। तीसरा आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी होता है कि इसमें राइटिंग जो होती है वो लेजिबल मैनर में होनी चाहिए, इसका फॉन्ट साइज प्रॉपर होना चाहिए और कहीं ना कहीं सामने वाले के लिए ऐसा प्रेजेंट किया हो कि उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी मतलब कि ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसकी हेल्प से हम लोग कंपैरिजन भी कर सकें। कंपैरिजन दो तरीके से होते हैं, एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। जो विद इन द फर्म होता है इंट्रा फर्म, एक फर्म का कंपैरिजन दूसरी फर्म से होता है तो उसे बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। अगला टॉपिक है हमारे पास, ये लिख लिया सबने? लिख लो सारे के सारे। पर्सनल बायसनेस, इंडिपेंडेंट होकर रिकॉर्ड ना बनाना। पर्सनल बायसनेस अगर होती है तो वो भी वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग है। डन है भाई? आगे बढ़े, चलो जी पॉइंट नंबर 3 पे आइए। पॉइंट नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में हमें क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, ये आपका एक क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट आता है इसका अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग हमारी प्राइमरी होती है और अकाउंटिंग हमारे पास सेकेंड स्टेज में आती है। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग की जाती है, अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग होती है। बुक कीपिंग को जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ करता है। बुक कीपिंग हमारा रूटीन वाला काम होता है, अकाउंटिंग हमारा एनालिसिस वाला काम होता है। बुक कीपिंग हमारा, इसको नोट डाउन करो सारे बच्चे, डिफरेंस बिटवीन बना के जल्दी जल्दी। बुक कीपिंग का सेकंड पॉइंट है मेयर रिकॉर्डिंग। क्या? नेचर ऑफ वर्क, उसमें रूटीन होता है और उसमें एनालिसिस होता है। नेचर ऑफ द वर्क क्या होता है? बुक कीपिंग में रूटीन नेचर का वर्क होता है और उसमें एनालिसिस नेचर का वर्क जो है वो रहता है। ये हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है और ये स्टार्ट होता है वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पर बुक कीपिंग एंड हुआ वहीं पर ही हमारा अकाउंटिंग जो होता है
वो बच्चों स्टार्ट होता है। तो बुक कीपिंग को अगर आप ढंग से समझना चाहते हो तो बुक कीपिंग कच्चा पक्का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, और जो प्रॉपर एनालिटिकल मैनर में चीजों को रिकॉर्ड करना होता है उसे अकाउंटिंग का नाम दिया गया है। तो बुक कीपिंग हमारा रूटीन नेचर का काम है, रोजमर्रा में करना है। अकाउंटिंग हमारा एनालिसिस वाला काम है, डायनेमिक नेचर वाला काम है। बुक कीपिंग को जूनियर लेवल का स्टाफ करता है, अकाउंटिंग को सीनियर लेवल का स्टाफ करता है। बुक कीपिंग हमारा प्राइमरी लेवल पे होता है, अकाउंटिंग हमारा सेकेंडरी लेवल पे होता है। बुक कीपिंग हमारा अकाउंटिंग का बेस होता है, और अकाउंटिंग स्टार्ट ही तब होता है जब बुक कीपिंग एंड होती है। तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जो रफ में, रूटीन में, डे टू डे में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसे बुक कीपिंग कहा गया है, और जो एनालिटिकल मैनर में चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, डायनेमिक मैनर में चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम लोग अकाउंटिंग का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, क्या मेयर रिकॉर्डिंग, मेयर सिर्फ मात्र। इसका अगला टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कौन कौन होते हैं? दो होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। जो हमारी ऑनर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है, वो तो हो जाते हैं हमारे इंटरनल। जिन लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरनली एक्सेस होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल यूजर्स, और जिन लोगों को डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता बुक्स ऑफ अकाउंट्स का उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में कौन कौन आ जाते हैं? एक्सटर्नल में आ जाते हैं क्रेडिटर, एक्सटर्नल में आ जाते हैं डेटर, एक्सटर्नल में आ जाती है गवर्नमेंट, एक्सटर्नल में आ जाते हैं प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, एक्सटर्नल में आ जाते हैं रिसर्चर्स, एक्सटर्नल में आ जाती है पब्लिक। ये सब चीजें, तो ये अलग अलग लोग अपने अलग अलग इंटरेस्ट से जुड़े होते हैं कंपनी में। ऑनर को ये चेक करना होता है कि जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया वो सेफ भी है कि नहीं। मैनेजमेंट को ये देखना होता है कि जो भी उन्होंने डिसीजंस वगैरह लिए बिजनेसेस के लिए, क्या वो सही साबित हुए कि नहीं। और जो हमारे क्रेडिटर होते हैं उनके लिए ये होता है कि अब उधार दें या ना दें। डेटर होते हैं कि जो भी हम जहां से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस कंपनी की रिलायबिलिटी कैसी है। गवर्नमेंट ये चेक करती है कि टैक्स टाइम पर जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर सोचते हैं कि इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। मतलब ये बता रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इन अलग अलग लोगों को क्या अलग अलग यूजेस हैं। तो वो होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के बाद रिसर्चर, कई लोग होते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं कंपनीज के बारे में, तो वो भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं। पब्लिक को यह जानना होता है कि आप लोग जो सोसाइटी के इकोनॉमी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्या डाउट है आपका? हाँ, एम्प्लॉयज आपके एक्सटर्नल में आ जाएंगे। एम्प्लॉयज को भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। तो रूल क्या है, तरीका क्या है पहचानने का? जिनको डायरेक्ट एक्सेस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वो इंटरनल यूजर्स हैं, और जिनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है उन्हें हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स का नाम दे देते हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब एक बार निकालिए चैप्टर नंबर 3 का अपना असाइनमेंट। चैप्टर नंबर 3 में आपको आइडेंटिफाई करना हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चैप्टर नंबर 3 है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो पहले मैं लिस्ट आउट कर देता हूं और फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है, लिख लो सारे, बिजनेस, एंटिटी, कॉन्सेप्ट। दूसरा आता है बच्चों मनी, मेजरमेंट, लिखते चलो सारे, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तीसरा आता है आपके पास अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। चौथा आ जाता है फुल डिस्क्लोजर। पांचवा आ जाता है मेटीरियलिटी।
सिक्स्थ आ जाता है इसके अंदर, अगर हम बात करते हैं आपका एक्रूवल। सेवेंथ आ जाता है इसके अंदर मैचिंग। एट्थ आ जाता है इसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन। नाइन्थ आ जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। टेंथ आ जाता है इसमें वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये आ जाता है प्रूडेंस। ये 11 प्रिंसिपल्स हैं आपके, और 3 हमारे पास अकाउंटिंग एजम्पशंस होती हैं बच्चों। 3 अकाउंटिंग एजम्पशंस। वो 3 अकाउंटिंग एजम्पशंस हमारी क्या क्या है? पहली है गोइंग कंसर्न, सारे लिखो साथ साथ। दूसरी है एक्रूवल, और तीसरी है कंसिस्टेंसी। तो पहली कौन सी हो गई? गोइंग कंसर्न। दूसरी कौन सी हो गई? एक्रूवल। तीसरी कौन सी हो गई? रितेश कहां बैठा है? आपके घर से कॉल आ रहा है, एक बारी बात कर लो। आपका फोन कहां है? बाहर जाके बात कर लो। क्या भाई? डुअल एस्पेक्ट वो रह गया। ले मेरे भाई, ठीक है। हाँ, एक्रूवल दोनों में है, एजम्पशन में भी है, यहां भी है। चलो जी स्टार्ट करें। ये लिस्ट कर दिया है पहले मैंने आपके लिए, इसको नोट कर लो। पहले इनको एक्सप्लेन कर देता हूं, एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम लोग जो ये क्वेश्चन असाइनमेंट में दे रखा है उसको सॉल्व कर लेंगे। करें भाई, यहां तक नोट डाउन हो गया हो तो? अच्छा, कौन बताएगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? बोलो। बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग हैं, और हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं बिजनेस के हिसाब से, ना कि ऑनर के हिसाब से। इसी वजह से जब बिजनेस पैसे लगाता है तो उसे हम कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, और जब बिजनेस पैसे निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो उसे हम लोग ड्रॉइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको एक और नाम से पुकारते हैं अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। सब ठीक है? हो गया? अगला है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। कोई बच्चा बताएगा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं? जब भी हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो उनको रिकॉर्ड करना है जिनको मनी में कन्वर्ट या एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, good relations with the customers, good relation with the suppliers, resignation given by the marketing manager shall not be recorded in the books of account as you cannot express these items in terms of money. तो हाँ जी, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। तीसरा होता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोलता है कि जब भी आप लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो वो एक पर्टिकुलर ईयर की होनी चाहिए, या तो कैलेंडर या फाइनेंशियल। कैलेंडर कब शुरू होता है? जनवरी। खत्म कब होता है? 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है? अप्रैल। खत्म कब होता है? 31 मार्च। अब मुझे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दो जिनको फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना मैंडेटरी है। कंपनीज। कंपनीज के लिए फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना और एक्रूवल कॉन्सेप्ट पे चलना मैंडेटरी होता है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, अगर बैंक कंपनीज की तरह रजिस्टर्ड है तो। आगे बढ़ते हैं, फुल डिस्क्लोजर। कोई बच्चा बताएगा फुल डिस्क्लोजर क्या होता है? कह रहे हैं कि बिजनेस में जितना भी काम करते हो उसमें ट्रांजैक्शंस को कॉम्प्रिहेंसिवली रिपोर्ट करो, रिकॉर्ड करो। क्यों? ताकि सामने वाले को कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्लैरिटी रहे। इसमें एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल एनसीईआरटी का था, रीजंस फॉर लो टर्नओवर शैल बी डिस्क्लोज्ड। कब तक था ब्रेक? थोड़ा। कब तक था ब्रेक ये बताओ? खड़े हो जाओ, खड़े होकर पढ़ना है। अब वहां खड़े हो जाओ वॉल साइड पे। टाइम है ही आने का, 7:20 पे आ रहे हो।
अब खड़े होके पढ़ोगे आप। और भी है कोई नलायक आपका यार दोस्त बाहर? आने दो, टांगे तोड़ दूंगा इनकी। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है भाई? छुपो मत, अंदर आ जाओ। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप लोग उन चीजों को भी रिकॉर्ड करो जिनको रिकॉर्ड करना लॉ ने मैंडेटरी नहीं किया, बट स्टिल आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? ताकि सामने वाले के मन में कोई कंफ्यूजन ना आए। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में मेरी सेल्स या टर्नओवर कम हो गई है तो मैं उस रीजन को भी रिकॉर्ड अगर कर दूंगा तो सामने वाले के दिमाग में कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो वो होता है फुल डिस्क्लोजर। एक होता है मेटीरियलिटी। कोई बच्चा मेटीरियल का मतलब बता सकता है? यहां पे मेटीरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है आप फुल डिस्क्लोजर के चक्कर में अनइंपॉर्टेंट चीजों को रिकॉर्ड ना करें। अनइंपॉर्टेंट चीजें रिकॉर्ड कैसे? अनइंपॉर्टेंट क्या होता है? अगर मान लो कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर 200 करोड़ है, उसमें अगर 1-1.5 लाख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं भी हुई तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी टर्नओवर ही 2-4 लाख रुपए की है, उसमें अगर लाख रुपए की, कहां से आ रहे हो भाई? बर्गर किंग से। चारों आगे आ जाओ, यहां वॉल साइड पे खड़े हो जाओ। आगे आ जाओ, आगे चारों। 2 यहां खड़े हो जाओ, 2 यहां। उधर चले जाओ, उधर खड़े हो जाओ। शर्म नहीं है ना बिल्कुल भी? पांचों के मिला के 100 नंबर नहीं आ रहे, और जो घूमने लग रहे हो बाहर। सीधे खड़े हो जा भाई। कितना डांटूं, कितना बोलूं? क्या कोई टाइम है आने का? ये भाई 7:22 पे आ रहे हो, पौने घंटे का ब्रेक ले होगे 4 घंटे की क्लास में। खड़े रहोगे यहीं पर ही। मेरे लिए क्या ले रहे थे? ताज तो तुमने घरवालों को पहना रखे हैं, वो भी कांटों के। खड़े रहो यहीं पर ही, मुर्गा बना दूंगा ज्यादा बोलोगे तो। मेटिलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है भाई? इंपॉर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंट। उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है जो मटेरियल है या रेलिवेंट है। देखो, क्वांटिटेटिव सेंस में भी मटेरियल होते हैं, क्वालिटेटिव सेंस में भी मटेरियल होते हैं। क्वांटिटेटिव में कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? आपको देखना होता है कि टर्नओवर कितनी है और ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है। क्वालिटेटिव मतलब अगर किसी का बिजनेस शटडाउन हो रहा है, किसी का बिजनेस बंद हो रहा है, तो यार वो वाली चीज से चाहे नुकसान कम है चाहे ज्यादा है, बट ये ट्रांजैक्शन, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। एक्रूवल क्या बोलता है बताइए? एक्रूवल बोलता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है ड्यू बेसिस पे। ड्यू का मतलब क्या होता है? जब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब उसको रिकॉर्ड करना है, ना कि जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करना है। मैचिंग क्या बोलता है बोलो? मैचिंग मतलब बोलता है देयर शुड बी प्रॉपर मैच। इसका मतलब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो रेवेन्यू भी अगर करंट ईयर के हैं तो एक्सपेंस भी कौन से होने चाहिए? करंट ईयर के। दोनों का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या बोलता है? कि जब भी आपको रेवेन्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करना हो तो आपको रिकॉर्ड करना है जब वो आपका राइट एस्टैब्लिश हो जाए पैसे लेने का। तो जब आप काम कंप्लीट कर देते हो तो आपका राइट क्या होता है? एस्टैब्लिश हो जाता है। कोई बताएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? भाई जब अगर आपने कोई एसेट खरीदी तो आपको रिकॉर्ड कैसे करना है? कॉस्ट पे, जितने पे आपने उसको एक्वायर किया, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं होगा। एक्चुअल में हमें मैटर ये करेगा हमने ओरिजिनली कितने पे खरीदा था। फिर आता है वेरीफिएबल। वेरीफिएबल बोलता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करें, आपके पास उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आप ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। प्रूडेंस बोलता है डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स बट डू प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। फ्यूचर में अगर कोई खर्चा होने वाला है उसको अभी रिकॉर्ड कर दो, बट अगर लग रहा है कि फ्यूचर में इनकम शायद होगी कि नहीं होगी तब तक रिकॉर्ड मत करना जब तक 100% कंफर्म ना हो जाए। इसके ऊपर 2 एग्जांपल्स हैं। एक है हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्यों बनाते हैं? प्रूडेंस की वजह से। और इन्वेंट्री शेल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। डुअल एस्पेक्ट बोलता है कि बिजनेस में जितनी भी लेन देन होती है सबके क्या इफेक्ट होते हैं? डबल इफेक्ट। LHS इक्वल टू RHS। गोइंग कंसर्न कहता है कि बिजनेस हमारा चलेगा लंबे समय तक।
कभी भी शॉर्ट टर्म में बिजनेस को क्लोज करने का, वाइंड अप करने का प्लान नहीं है। तभी हम लोग एसेट और लायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। एक्रूवल कहते हैं ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड होगा। कंसिस्टेंसी कहते हैं कि एक बारी अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी या मेथड सिलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो हर साल वही लगेगा, बारी बारी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्शन है, कब कर सकते हैं? चेंज इन लॉ, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैठो यहां पर, अपना सामान लेके आ जाओ, फ्रंट रो में बैठना है सबको, सामान लेके इधर आ जाओ। हाँ जी, अब अगर किसी बच्चे को इन सब में से कोई भी चीज रिपीट करवानी है तो बोलो, नहीं तो जिनको समझ में आ गया वो एक बारी क्वेश्चन ट्राई करने शुरू करो, जो हमारा है पेज नंबर 3 पे। हाँ जी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बोलो? डू नॉट एंटीसिपेट गेन्स, नोट्स में लिखा हुआ है सब, डू नॉट एंटीसिपेट गेन्स। आगे आ जाओ, डू नॉट एंटीसिपेट गेन्स बट डू प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस या लॉस होने वाला है उसको आपने रिकॉर्ड अभी से करना है, लेकिन फ्यूचर की इनकम या गेन को तब तक रिकॉर्ड मत करना जब तक 100% सर्टेन ना हो जाए। अब दो काम करने हैं, पेज नंबर 3 निकाल लो असाइनमेंट का, जल्दी जल्दी निकालो। फुल डिस्क्लोजर बताना है बेटा। फुल डिस्क्लोजर होता है कि जब भी हम लोग चीजों को रिकॉर्ड करें तो हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग करें। यह ना हो कि बिल्कुल लिमिटेड गिनी चुनी चीजों को रिकॉर्ड कर दें। हम लोगों को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है डिटेल में रिकॉर्ड करनी है। तो अगर कोई ऐसी चीज भी है जो लॉ ने रिक्वायर नहीं किया कि रिकॉर्ड करनी है कि नहीं, लेकिन आपको लगता है ये बताने से सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, तो आपको रिकॉर्ड करना है। फुल डिस्क्लोजर भाई। मटेरियल बाकी लोग जिनको समझ में आ गया वो क्वेश्चन नंबर 8 करना शुरू कर दो। हाँ जी, एक एक करके। मेटेरियलिटी होता है इंपॉर्टेंट चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, अनइंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर करेंगे। और रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम को रिकॉर्ड करेंगे व्हेन द राइट टू रिसीव द इनकम इज एस्टैब्लिश्ड, मतलब हमने काम कर दिया है तब हमें, जब काम कंप्लीट कर देंगे तो उसको रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। तब तक तो उसको रिकॉर्ड कर देना। हाँ जी, हाँ क्या छुट्टी है कल? हाँ कल ऑफ है, प्रिपरेटरी ऑफ। भाई प्रूडेंस बोलता है कि फ्यूचर के एक्सपेंस या लॉस को रिकॉर्ड करो, इनकम और गेन को रिकॉर्ड नहीं करो। कौन सा? डुअल, एक्रूवल। एक्रूवल बोलता है कि जो भी आप एक्सपेंस या इनकम रिकॉर्ड करें उनको ड्यू बेसिस पे करें, मतलब जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तब रिकॉर्ड करना है। हमेशा फिक्स एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, जितने पे एक्वायर किया है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। कोशिश पूरी है, 8:05 तक हो जाए, 8:15 का टाइम दे दो। हाँ 8:15 लास्ट है। डन है भाई? हाँ जी। कौन सा? डुअल एस्पेक्ट, ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला डबल एंट्री तो है कि LHS इक्वल टू RHS। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव बोलता है, वाउचर चैप्टर इस पे बेस्ड है कि जो भी ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होंगी वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे बेस्ड होनी चाहिए। सीधे बैठ जाओ संकेत, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लो। आइए पहचानना शुरू करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन अकाउंट्स। कौन सा प्रिंसिपल है? लिखो, मनी मेजरमेंट। लिखते जाओ। पहला कौन सा है? असाइनमेंट के अंदर ही लिख लो ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में मनी मेजरमेंट फर्स्ट पॉइंट के साथ क्या लिखा? मनी मेजरमेंट। अगला, लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी इज डाउटफुल ड्यू टू मार्केट कॉम्पिटिशन। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कहता है बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। नंबर 3, सेल्स अभी हुई नहीं है बट कुछ कस्टमर ने
ऑर्डर प्लेस किया है जिससे ह्यूज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। इसमें दो प्रिंसिपल हाईलाइट हो रहे हैं, एक तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन और एक प्रूडेंस। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्यों? क्योंकि तब तक रिकॉर्ड नहीं करना जब तक सेल हो नहीं जाती। प्रूडेंस क्यों? फ्यूचर की इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना। नंबर 4, क्या कह रहे हो? थर्ड का आंसर बताऊं? प्रूडेंस लिख सकते हो और रेवेन्यू रिकॉग्निशन। एक्रूवल नहीं होगा क्योंकि ये स्पेसिफिकली इनकम की बात कर रहा है। एक्रूवल तब होगा जब एक्सपेंस और इनकम के लिए कॉमन बात करेगा। आगे बढ़िए। वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैज इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर, वो कुछ भी करे हमें क्या? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वी आर लीस्ट बॉदर्ड। नंबर 5, साल के एंड पे फैक्ट्री रेंट आउटस्टैंडिंग है, बोलो कौन सा? एक्रूवल कॉन्सेप्ट। नंबर 6, मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट बढ़ गई है। फिक्स्ड एसेट वर्ड आ गया ना तो मार्केट वैल्यू पे नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आता है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या? 5th का एक्रूवल, 6 का हिस्टोरिकल कॉस्ट। 7 बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है, 7 बारी बारी आता है। छोटे खर्चों की बात करेगा ना, पेंसिल, इरेजर, रजिस्टर, स्टेशनरी, मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। नंबर 8, डायरेक्टर चाहते हैं मेथड चेंज कर दें, कंसिस्टेंसी। 9th वाला बताइए। 9th वाले में प्रूडेंस। प्रूडेंस क्योंकि फ्यूचर के एक्सपेंस या लॉस को हम पहले से ही रिकॉर्ड करके चलेंगे तो उससे क्या होगा? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। समझ आया भाई? भाई 9th का है तुम्हारा प्रूडेंस। 4th का है इसमें बिजनेस एंटिटी। यार तुम साथ साथ क्यों लिखते? कंसिस्टेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है तुम्हारा जर्नल। आवाज नहीं, शोर नहीं। चैप्टर नंबर 8 आ रहा है जर्नल का। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 निकालिए सारे बच्चे। आवाज नहीं करनी है, सीधे बैठ जाओ। 21 का फर्स्ट बताइए। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा ये कौन सा इंटरेस्ट है? एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का नेचर क्या होता है? एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है? तो इसकी एंट्री बनेगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। नंबर 2, सैलरी ड्यू टू स्टाफ। बेटा सैलरी स्टाफ को ड्यू है, मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग का नेचर क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो ये एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। पहले वाला कितने का था? 10,000। दूसरे वाले कितने का है? 50,000। बेटा सीधे बैठ जाओ, बातें नहीं करो। तीसरा देखिए, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये आपका क्या हो गया? प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट का नेचर क्या होता है? एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो ये हो जाएगा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री है। जब रेंट पे करते हैं तो होती है रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और वहीं अगर एडजस्टमेंट एंट्री होती है तो बोलते हैं प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। दोनों को मर्ज कर दोगे तो एंट्री वही बन जाएगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना प्रीपेड रेंट है? 5,000। लिखते रहो साथ साथ, खाली बैठे हो दोनों आगे, तुम दोनों लिख क्यों रहे हो? उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो यार? अपना पढ़ाई पे ध्यान दो।
बताओ भाई, क्लियर है? नंबर 4 पे आइए। नंबर 4 है डेप्रिसिएशन लगा है फर्नीचर पे। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगने का मतलब क्या है कि फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है और डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो एंट्री हो जाती है इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 1 लाख का 10%, 10,000। अगला 5th वाले पॉइंट में आपने गुड्स को यूज करके फर्नीचर बना लिया, तो आपके बिजनेस में क्या आ गया, फर्नीचर आ गया और क्या चला गया, गुड्स चले गए। और जब भी गुड्स हमारे पास से जाते हैं तो परचेज को क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री बन जाएगी क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। बेटा फर्नीचर अगर खरीदा होता कैश में तो एंट्री बनती फर्नीचर टू कैश, बट यहां पर फर्नीचर आपने जो खरीदा है वो अपने खुद के गुड्स को इस्तेमाल करके बनाया है, तो गुड्स जब जाते हैं तो परचेज क्रेडिट हो जाता है। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अमाउंट बता दो इसका फटाफट। कॉस्ट प्राइस लेते हैं हमेशा, कॉस्ट प्राइस। नंबर 6 पे आ जाओ। नंबर 6 कहता है कमीशन मिली है 20,000 बाय चेक, आधी एडवांस है। अच्छा, जो कमीशन करंट ईयर की है वो तो इनकम हो गई, और जो कमीशन नेक्स्ट ईयर की है वो आपकी रिसीव्ड इन एडवांस हो गई। तो एंट्री क्या होगी देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट और टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। बैंक को डेबिट क्यों किया, क्योंकि पैसा आ रहा है। कमीशन को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि इनकम है। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो 2 हो जाएगा क्या, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। बताइए कितना पैसा है, क्या है क्या नहीं है। 20,000 है, चेक से मिला है। 10,000 रुपए करंट ईयर का है, 10,000 रुपए नेक्स्ट ईयर का है। क्लियर है? नंबर 7 पे आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इनकम है, एक्सपेंस है। ये ऑनर को देना है कि ऑनर से रिकवर करना है, ऑनर को पे करना है। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। कितना है 7th में, 8,000। नंबर 8 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए होती है इनकम, और ये ड्राइंग्स में ऐड कर देते हैं, और लास्ट में टोटल अमाउंट जिसमें ड्राइंग्स भी आ जाती है, आईओडी भी आ जाता है, कैपिटल में से माइनस हो जाती है। तो ये एंट्री बन जाती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। जिसको 1 से लेकर 8 तक किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई पॉइंट रिपीट करवाना है तो बताइए। 8 बेटा 8 के अंदर ड्राइंग्स करी थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, तो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया, बट अल्टीमेटली इसको किस में जोड़ना है, ड्राइंग्स में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और लास्ट में साल के एंड पे जितना भी टोटल अमाउंट बनेगा ड्राइंग्स का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, उनको कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। हाँ जी, 6 वाली में कमीशन मिला है, आधा करंट ईयर का है, आधा नेक्स्ट ईयर का है। तो जो करंट ईयर का है उसको कमीशन के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, और जो नेक्स्ट ईयर का है उसको कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। 7th में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 22 आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 23 मैं आपको अभी करवा रहा हूं। 22 पैरेलल क्वेश्चन है, फर्नीचर टू परचेजेस। 22 का 6 है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। और कोई डाउट है किसी को तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ट्रेड डिस्काउंट तब मिलता है जब क्वांटिटी बल्क में होती है, और कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब हमारी पेमेंट कैश में होती है, या ऑन द स्पॉट होती है, या एग्रीड एज पर द सेलर होती है, तो वहां क्या लगता है, कैश डिस्काउंट।
ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में सेपरेटली शो नहीं होता, बट कैश डिस्काउंट बुक्स में शो सेपरेटली होता है। अलाउड डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है। तो भाई 23 में फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये होता है ऐसे, इनवॉइस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, फिर आ जाएगा परचेज, इनवॉइस प्राइस कितने का है 10,000, ट्रेड डिस्काउंट कितने का है 15% मतलब 1500, और परचेज कितने का आ गया 8500। तो जब भी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट की बाद वाली पे वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज कितने का हुआ है 8500, और मोहन से खरीदा है, ना तो बोल रखा है कैश ना क्रेडिट, लेकिन पार्टी का नाम गिवन है, तो इन दैट केस क्या एज्यूम कर लेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी लिखो, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 8500। नंबर 2, आपको मोहन के अकाउंट को सेटल करना था, लेकिन डिस्काउंट कितना मिला है फर्दर 4%, तो ये हो जाएगा मोहन टू कैश टू डिस्काउंट। मोहन को कितना देना है 8500, 4% का डिस्काउंट इसमें लगा दो, अगर हम पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट हमें मिलता है। ये आ जाएगा 8160 और ये आ जाएगा 340। बताओ जी, समझ आता है? क्लियर? नंबर 3 बताओ। नंबर 3 कह रहे हैं हमने गुड्स खरीदे हैं, लिस्ट प्राइस 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट और 5% क्या है कैश डिस्काउंट। तो ये कैसे बनेगा, ये देखो, इनवॉइस प्राइस माइनस हो जाएगा इसमें ट्रेड डिस्काउंट, फिर आ जाएगा परचेज वैल्यू, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, कैश और क्रेडिट, और माइनस हो जाएगा कैश डिस्काउंट। शुरू करो, 50,000, 20% कितना हो गया 10,000, परचेज प्राइस हो गया 40, कुछ नहीं बोल रहा तो कैश मान रहे हैं, इसमें कैश लिखा हुआ है, 5% हो गया तो 2,000, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 38,000। इसको नोट डाउन करो। क्यों स्माइल होती जा रही है बारी बारी, 5वीं 6ठी बार टोकना पड़ रहा है किसी अलग अलग बात के लिए। 5% निकाला है 40,000 पे, क्या सीक्वेंस क्या होता है, इनवॉइस प्राइस माइनस क्या हो जाता है ट्रेड डिस्काउंट, वैल्यू क्या आ जाती है परचेज, उसमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसकी पेमेंट ऑन द स्पॉट हो रही है और कौन सी उधार पे है। जिसकी पेमेंट ऑन द स्पॉट होती है उस पर कैश डिस्काउंट लगता है, जिसकी पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं होती है उस पर कैश डिस्काउंट नहीं लगता है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी बोलो, परचेज ये है तो परचेज आ गया 40, टू कैश आ गया 38, टू डिस्काउंट आ गया 2000। बोलो भाई, परचेज अकाउंट डेबिटेड कितना आ गया 40, कैश में कितना चला गया 38, और डिस्काउंट कितने का आ गया 2000। फोर्थ पार्ट इसका बिल्कुल सेम है, पैरेलल है, तो वो आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं। जी चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। अब ना हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 9, ये है तुम्हारे पास लेजर का। लेजर में क्या होता है सुनिए ध्यान से। लेजर में कॉन्सेप्ट होते हैं 3। पहला होता है ओपनिंग एंट्री, या बोलते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। फिर होता है सेकंड ट्रांजैक्शंस, और लास्ट होती है इसमें क्लोजिंग। आओ जी देखते हैं ओपनिंग एंट्री क्या होती है, बताओ ओपनिंग एंट्री क्या होती है। सारे एसेट्स को डेबिट,
सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट, और बैलेंसिंग फिगर आ जाती है कैपिटल। कोई बता सकता है ओपनिंग एंट्री होती क्या है? लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस को जब हम करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसे बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। और ट्रांजैक्शन में लगते हैं रूल 3, साइड अपनी, अमाउंट अपना, नाम दूसरे का। लास्ट इसका फंडामेंटल है क्लोजिंग। लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका क्लोजिंग। क्लोजिंग में दो चीजें होती हैं, एक होती है टाइप 1 क्लोजिंग। खड़े हो भाई, यहां से वहां बैठो, जल्दी खड़े हो, आप खड़े हो, आप पे ध्यान देते रहो, दोनों पे उठ के वहां जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स को कल बुलाता हूं मैं दोनों के, जाओ बेटा वहां जाके। बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो यार। क्लोजिंग होती है दो तरीके से, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2 क्लोजिंग। टाइप 1 क्लोजिंग में आपको क्या देखना होता है भाई? टाइप 1 क्लोजिंग होती है एसेट्स की, कैपिटल की और लाइबिलिटी की। और टाइप 2 क्लोजिंग होती है एक्सपेंसेस की, लॉसेस की और इनकम्स की। तीन तरीके की क्लोजिंग है भाई। अब सुनो, कई स्कूल में सारी क्लोजिंग एक ही तरीके से कराते हैं और कई स्कूल में टाइप 1 और टाइप 2 क्लोजिंग कराते हैं। दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो प्रैक्टिकली क्या होता है। अगर आपके ओपनिंग बैलेंसेस की बात करते हैं, इसका मतलब लास्ट ईयर के कैरी फॉरवर्डेड को हमने करंट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड किया है, तो इसे क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये नोट कर लिया सबने? जल्दी नोट करो। डन है भाई, चलें आगे बढ़े। अब सुनो, ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे लिखते हैं। ये हमारा हो गया कैटेगरी नंबर 1, ये हो गई कैटेगरी नंबर 2, ये हो गई कैटेगरी नंबर 3। इन तीनों को अलग अलग सेगमेंट की तरह पढ़ते हैं भाई। चलो शुरू करो। कैटेगरी नंबर 1, मान लो ऑन 1 अप्रैल 2026 हमें बैलेंसेस दे रखे हैं। किसके? कैश दे रखा है 1 लाख, डेटर दे रखे हैं 2 लाख, लोन दे रखा है 50,000 और कैपिटल आ गई तुम्हारी 2.5 लाख। ऐसा कुछ दे रखा है। अब ओपनिंग बैलेंसेस को लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं? ये अलग अलग हो सकते हैं, एसेट भी अलग हो सकते हैं, लाइबिलिटी भी अलग हो सकते हैं, कैपिटल सेम रहती है। तो अकाउंट कैसे बनाते हैं? ये देखो, ये कैश अकाउंट बन गया, ये डेटर्स अकाउंट बन गया, ये लोन अकाउंट बन गया और ये कैपिटल अकाउंट बन गया। अब मुझे इनके बैलेंसेस बता दो जल्दी से। कैश का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, डेटर का डेबिट, लोन का और कैपिटल का क्रेडिट। अब ध्यान से सुनना, डेबिट बैलेंस वाले का ओपनिंग बैलेंस जाता है डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस आता है क्रेडिट में। क्रेडिट बैलेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जाता है क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस आता है डेबिट में। तो कैश का डेबिट है, इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब क्या होता है? ब्रॉड डाउन। ये हो गया 1 लाख। डेटर को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। ये आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। देखो, जब डेबिट पे लिखते हैं तो टू करके लिखते हैं, क्रेडिट पे लिखते हैं तो बाय करके लिखते हैं। तो बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल में आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। ये आपको क्या मैंने सिखाया है? 3 सेगमेंट में से पहला सेगमेंट सिखाया है कि अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए होते हैं तो डेबिट बैलेंस वाले का डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस वाले का क्रेडिट में लिखते हैं। तो इसको लिखा जाता है बीडी। ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस को लिखते हैं सीडी। सीडी होता है कैरिड डाउन या फिर क्लोज डाउन। यह समझ में आया कि नहीं? पक्का? आगे बढ़े।
देखो अलग अलग सेगमेंट समझ लोगे ना तो चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी लेजर में। आगे बढ़ाएं। अब सुनो, ये आ गया सेगमेंट नंबर 2। सेगमेंट नंबर 2 है पोस्टिंग का। पोस्टिंग में रूल क्या था? साइड अपनी, अमाउंट अपना, नाम दूसरे का। एक बार दोबारा, साइड अपनी, अमाउंट अपना, नाम दूसरे का। अब जैसे मान लो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट है आपका 1,00,000। इसमें दो लेजर बनेंगे, एक बनेगा कैश अकाउंट और एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। एंट्री को ध्यान से देखो, एंट्री में कैश क्या हो रहा है? डेबिट। तो साइड अपनी, अमाउंट अपना, नाम आएगा दूसरे का। एंट्री में कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो साइड अपनी, अमाउंट अपना, नाम दूसरे का। आया समझ में या नहीं? ये क्या सिखा रहा हूं? पोस्टिंग। पोस्टिंग में क्या होता है? साइड अपनी रखते हैं, अमाउंट अपना रखते हैं, नाम दूसरे का रखते हैं, तो हमारी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग आसानी से हो जाती है। एक ट्रांजैक्शन और ट्राई करके बताइए। ये है कैश डिस्काउंट टू एक्स। इसमें 3 अकाउंट बनेंगे भाई। एक बनेगा कैश अकाउंट, बोलो, एक बनेगा डिस्काउंट अकाउंट और एक बनेगा एक्स का अकाउंट। हाँ जी, डिस्काउंट डेबिटेड है। अब सुनो, बातें नहीं बच्चों। कैश की साइड कौन सी है ये बता दो? डेबिट। तो कैश के डेबिट पे आएगा। कैश के सामने अमाउंट कितना लिखा है और नाम आ जाएगा 2x। क्या हुआ? डिस्काउंट अकाउंट एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट। अमाउंट कितना आएगा? 200 और 2 आ जाएगा x। x वाला अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पर अमाउंट आएगा 10, तो नाम आएंगे दूसरे के। तो बाय आ गया कैश, बाय आ गया डिस्काउंट 9800 और 200। आपको मैंने अभी चैप्टर करवाया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें टी शेप वाले की क्लोजिंग करवाई थी। वो कैसे होती है? दोनों साइड में देखो, जोन सा वैल्यू ज्यादा है उसको दोनों साइड पे लिख दो, और जहां पर वैल्यू कम आ रही है वहां पर सर्कल बना के लिख दो बैलेंस CD। बैलेंस CD मतलब क्लोज डाउन। सॉर्टेड है? पेपर में फॉर्मेट बनाना है लेजर का पूरा। हाँ जी, भाई लेजर का रूल क्या था? साइड अपनी, अमाउंट अपना और नाम किसका आ जाता है? दूसरे वाले का। और क्लोजिंग वैसे ही करनी है, दोनों साइड को देखो, चेक करो, और जहां पर वैल्यू ज्यादा आ रही है दोनों साइड पे पहले वो लिख दो, और जिस साइड पर वैल्यू कम आ रही होगी सर्कल बना के वहां लिख देना बैलेंस CD। CD की फुल फॉर्म क्या होती है? कैरिड डाउन या फिर क्लोज डाउन, है ना? हाँ जी, टोटल मिला के 10 बन रहा है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, चैप्टर नंबर 10 का, कैश बुक का। कैश बुक का क्वेश्चन डबल कॉलम का जरूर आता है। एक बात बताओ, कैश बुक सिंगल कॉलम में क्या रिकॉर्ड होता है? सिर्फ कैश। डबल कॉलम में क्या रिकॉर्ड होता है? कैश और बैंक। और पेटी कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होते हैं? स्मॉल एक्सपेंसेस जो हमारे बेसिकली किए जाते हैं। एक बार रजिस्टर में फॉर्मेट बना लो, यहां पर आ जाएगा डेट, यहां आएगा पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक, डेट। सारे फॉर्मेट बनाओ फटाफट से। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश और बैंक। हॉरिजॉन्टल बनाना है हॉरिजॉन्टल बना लो, वर्टिकल बनाना है वर्टिकल बना लो। हाँ जी, अब सुनो, कैश बुक बनाने का बहुत ही सरल तरीका है। पैसा आया तो डेबिट और पैसा गया तो क्रेडिट। कैश में आया तो कैश में और बैंक में आया तो बैंक में। शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 27। शुरू करें।
कह रहे 1 अप्रैल को कैश का बैलेंस है 1200, बिल्कुल आवाज बंद करके बैठ जाइए, टू बैलेंस बीडी 1200। अच्छा, बैंक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट बैलेंस वाले का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। तो बैंक बैलेंस कितने का दे रखा है 15,000। फिर कह रहे 3 अप्रैल को हमने कैपिटल लगाई है 20,000, 16,000 चेक से है, तो कैपिटल लगाई है तो पैसा बिजनेस में आया होगा गया होगा, आया है, तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल अकाउंट, 16,000 चेक और 4,000 कैश। 4 अप्रैल को हमने गुड्स परचेज करे हैं शाम ट्रेडर से 3,000 के और 200 रुपए का डिस्काउंट है। अच्छा, गुड्स खरीदने पर पैसा आएगा जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट, तो ये हो जाएगा 4 अप्रैल बाय हो गया परचेज अकाउंट। बच्चों परचेज में 3,000 में से 200 हटा देना तो हो जाएगा 2,800। फिर आपने गुड्स परचेज करे कैश में 4 अप्रैल को ही, तो बाय परचेज अकाउंट 4,000। सिंपल लॉजिक क्या लगाना है कैश बुक में मालूम है, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, इतना लॉजिक लगा लेना, काम हो जाएगा। अब बेटा 5 अप्रैल को तुमने गुड्स बेचे हैं उधार पे, तो ये कैश बुक में आएगा नहीं आएगा। 6 अप्रैल को चेक मिला लेकिन अगली ट्रांजैक्शन में उसको डिपॉजिट किया, तो जब तक चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करते तब तक उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। चेक मिला डिपॉजिट नहीं किया तो किस नाम से रिकॉर्ड होता है, चेक इन हैंड के नाम से। 10 अप्रैल को जमा कराया है, 2 चेक इन हैंड, बताओ कितना आएगा 2450। फिर 11 अप्रैल को तेज प्रिंटर्स को पेमेंट करी है, तो बाय आ जाएगा तेज प्रिंटर्स 680, बातें नहीं करनी भाई। फिर आपको मोहन से पैसे मिले हैं, आपको लॉजिक सिंपल लगाना है कैश बुक बनाते वक्त, पैसा आ रहा है तो डेबिट पे रिकॉर्ड कर देना और अगर जा रहा है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर देना। तो 12 अप्रैल को मोहन से मिले हैं 4750। 16 अप्रैल को बैड डेट रिकवर्ड मिला है 1,000 रुपए। 17 अप्रैल को पैसे मिले हैं मुरली से ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर, तो जिसके बिहाफ पे मिले हैं उसकी बात करो 200। पुराना फर्नीचर बेचा है 700 पे और पैसे मिले हैं कैश में, तो 2 आ गया फर्नीचर और एंट्री आ गई 700। बहुत ही सरल तरीका, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, लेकिन इसमें खास बात होती है बच्चों, उस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कोई बता सकता है क्या होता है? अगर एक टाइम पर एक ट्रांजैक्शन कैश बुक की दोनों साइड पे रिकॉर्ड हो तो ऐसी एंट्री को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा। अब तुमने बैंक में से पैसे निकाले हैं तो बैंक से पैसे चले जाएंगे और कैश में आ जाएंगे, तो जिसमें पैसे आएंगे उसको डेबिट कर दो और जिससे पैसे जाएंगे उसको क्रेडिट। तो कैश 3,000, बैंक 3,000। पहले ये लिखा करो, पैसे किस में आए हैं, पैसे किस में आए हैं, कैश में, और पैसे कहां से गए हैं, बैंक से। एलएफ में लिख दो सी कॉन्ट्रा। अच्छा ये किस कॉलम में आया है, कैश कॉलम में, तो नाम आएगा टू बैंक, और क्रेडिट वाले में किस कॉलम में आया, बैंक में, तो नाम क्या आएगा, बाय कैश। पच्चीस अप्रैल, बहुत ही बढ़िया। फिर कह रहे हैं 28 अप्रैल को 400 रुपए जिनसे लेने थे वो 60 पैसा इन रुपी दे पा रहे हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। अगर 60 पैसे मिल रहे हैं तो कितना परसेंट मिल रहा है, 60%। तो 400 का 60% कितना होता है, बोलो। तो 25 की सेकेंड वाली रह गई। कितने पैसे आएंगे, संजीव से बता दो, संजीव से कितने पैसे आएंगे, 240। बेटा सीधे बैठ जाओ, बातें नहीं करो। 28 अप्रैल को हमें लोन जो पैसा वापस मिला है 3,000 का,
2500 हमने बैंक में जमा करा दिए और कैश में है 500, इसको बोलेंगे टू रीपेमेंट ऑफ लोन। इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट किया है तो पैसा लिया है या दिया है? अगर वो डेबिट करता है तो आपसे पैसे लेगा, और बैंक अगर आपको क्रेडिट करता है तो पैसे आपको देगा। तो यहां पर पैसे हमारे से कटे हैं, तो 30 अप्रैल को आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 375। यहां तक कोई ट्रांजैक्शन रिपीट करानी तो बताओ, वरना फिर इस क्वेश्चन की सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन कराता हूं जो लास्ट है। बेटा बातें नहीं करो, आपको कितनी बार बोलना पड़ेगा? यहां तक कोई ट्रांजैक्शन अगर रिपीट करवानी है तो जल्दी बताओ। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, जल्दी बताओ। अच्छा सुनो, अब लास्ट ट्रांजैक्शन पढ़ना, क्या बोल रहा है? कह रहे बैंक में सारे पैसे जमा करा दो 2000 को छोड़कर। अब इसमें करना क्या है सुनो, आप अपने कैश कॉलम में जाइए, डेबिट साइड का टोटल करिए, माइनस करिए क्रेडिट साइड का टोटल, एक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू क्या है बता देता हूं। ये वैल्यू आएगी 10,910। ये वैल्यू पता है कैसे आएगी? यहां ध्यान दे लो बेटा, लास्ट चल रहा है बिल्कुल क्लास का। 10 ये वैल्यू कैसे आएगी पता है? आप अपने कैश बुक में जाइए, इसके डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर दीजिए। तो जब आप लोग डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर देते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी 10,910। इसमें से 2000 माइनस कर दो तो रह क्या गया 8910। इसको आपने क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट करना है। और बैंक में डिपॉजिट करने वाली एंट्री कौन सी होती है? कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक के कहां जाएगा? डेबिट में, और कैश के कहां जाएगा? क्रेडिट में। हाँ जी, क्वेश्चन में कहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद 2000 रुपए को छोड़ दो, बाकी जितना भी कैश है उसको बैंक में जमा करा दो। तो हमने पहले ये चेक किया कि कैश में है कितना। वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करना पड़ेगा, और वैल्यू आ जाएगी 10,910। उसमें से 2000 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 8910। और इसको बैंक में जब जमा करोगे तो बैंक में आएगा 8910, कैश में आएगा 8910। अच्छा सुनो, एलएफ में क्या लिखोगे? सी कॉन्ट्रा। ये किस में है? बैंक में, तो टू कैश। ये किस में है? कैश में, तो बाय बैंक। अब लास्ट में क्या करना पता है? क्लोजिंग कर देना। और अगर क्लोजिंग कर दोगे तो यहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा, जैसे लेजर की क्लोजिंग करते थे वैसे कैश बुक की क्लोजिंग भी कर दोगे। अच्छा एक खास बात है, ऐसे कौन से दो अकाउंट होते हैं जो कैश बुक बनाने के बाद लेजर नहीं बनाने? कैश और बैंक, उनके लेजर नहीं बनाने, अदरवाइज सबके लेजर आपको बनाने हैं। ये चीज समझ में आई? ये लास्ट ट्रांजेक्शन समझ में आई? 2000 रुपए को छोड़कर बाकी जितना भी पैसा होगा वो सारा किस में जमा करना है? बैंक में। तो पहले ये तो पता लगा लो कि तुम्हारे पास कैश है कितना। उसके लिए डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करो, एक वैल्यू आ जाएगी 10,910, माइनस किया 2000, कम्स आउट टू बी 8910। उसको बैंक में आपने क्या कर देना है? डिपॉजिट कर देना है। फिर लेजर। लास्ट चैप्टर ऑफ टुडेज क्लास विल टेक अराउंड 5 to 7 मिनट्स ओनली। चैप्टर नंबर 2 पे आइए। श्री राम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में डिफाइन करना है इंटेंजिबल एसेट। कोई बच्चा बता सकता है इंटेंजिबल एसेट क्या होती हैं? ऐसी एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। भाग्यश्री एक बार ये डिस्ट्रीब्यूट करवा दो ये असाइनमेंट्स।
थोड़ी यहां भी पढ़े हैं। ये सारे बच्चों को आंसर कीज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करवाई जा रही हैं। तो इन दैट केस आपको रेफर करना होगा इसको अपने घर पे जाके, बिकॉज दीज ऑल आर द आंसर जो सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। अब हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है बच्चों, आउट ऑफ द 10 चैप्टर्स, जिसको हमें कंप्लीट करना है। तो बताइए इनटैंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? आर दोज एसेट विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। कोई बच्चा 2 या 3 एग्जांपल दे सकता है इनटैंजिबल एसेट्स के? गुडविल एंड पेटेंट एंड कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क एंड सॉफ्टवेयर्स एंड अगला टैंजिबल एसेट्स क्या होती है बच्चों बताओ? टैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। which do have physical existence. एग्जाम्पल बता सकते हो? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, these all are the examples of tangible fixed asset. तीसरा fictitious assets क्या होते हैं बच्चों? As the name suggests, fictitious, जैसे बोलते हैं ना, this novel is based on fiction, this book is based on fiction. Imaginary, which are neither tangible, यहां ध्यान दे लो बेटा, लास्ट 10 मिनट्स है, विच आर नाइदर टैंजिबल नॉर इनटैंजिबल, और इन सिंपल वर्ड्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिनको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल बता सकते हो बच्चों? P&L का डेबिट बैलेंस। सेकेंड एग्जांपल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ आवर फिक्टिशियस एसेट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बताइए? फॉर्मूला क्या है वर्किंग कैपिटल का? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। देखिए बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास 2 तरीके की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, ये सब हमारी क्या है? फिक्स कैपिटल। एंड व्हाट डज वर्किंग कैपिटल स्टैंड फॉर? विच इज रिक्वायर्ड फॉर माई डे टू डे ऑपरेशंस और एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। And a formula of working capital is current assets minus में current liability. Revenue expenditure क्या होते हैं? जो business के day to day के होते हैं। Capital expenditure क्या होते हैं? Which is going to give us benefit for more than 12 months. And deferred revenue expenditure क्या होते हैं? Which is a combination of revenue and capital related to day to day affair, but going to give us benefit for more than 12 months. आया समझ में? Gain क्या होता है बच्चों जल्दी बताओ? सुनो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट? रेवेन्यू माइनस, प्लाक्ष कहां बैठे हैं बेटा? आपके पेरेंट्स आए, आप चले जाओ। फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट का? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट। और अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को या फिक्स एसेट को सेल आउट करके कुछ फायदा करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट योर गेन। एंड प्रॉफिट और गेन को अगर प्लस कर देते हैं तो आ जाता है इनकम। ये जो क्लास पॉसिबल हो पाई, समझ में आया आपको? क्लियर है? असाइनमेंट सबको मिल गया? आंसर की मिल गया? ये सारा एक तरीके से ब्लूप्रिंट की तरह है। ठीक है जी, धन्यवाद। जय श्री राम। बस बस बस।